नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम बांग्लादेश में अराजकता, हिंदुओं पर अत्याचार और बदलती राजनीति और साथ ही नाइजीरिया में अमेरिका के हवाई हमलों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही शांति वार्ता में कितनी हुई प्रगति। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कहा, संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध। यूक्रेन युद्ध खत्म होने की जगी उम्मीद। अमेरिकी वार्ताकारों से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शांति पर नए विचारों को सराहा। रूस ने आगे बढ़ने के दिए संकेत। पुतिन के विशेष दूत की अमेरिकी अधिकारियों से बात। नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला। कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, ईसाइयों पर बंद नहीं हुआ हमला तो होगी आगे भी कार्रवाई। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमला। सैन्य ठिकानों और बड़े पैमाने पर हथियारों के जखीरे को तबाह करने का दावा। लेबनान के नबाती जिजान और हरमेल को बनाया निशाना। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को बड़ा झटका। अरबों डॉलर के 1MDB घोटाले के एक और मामले में दोषी करार। मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर पहले से ही जेल में है रजाक। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेश में भीड़ तंत्र और अराजकता को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं बांग्लादेश में प्रशासन इसको लेकर भी उल्टे जवाब दे रहा है। वो पीड़ित युवक को ही अपराधी बता रहा है। इधर भारत की ओर से एक बार फिर इस घटना के बाद कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भारत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर पैनी नजर बनी हुई है। आइए आपको बांग्लादेश के हालात पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। ये यूनुस का नया बांग्लादेश है, जहां अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि अराजकता पटरी पर दौड़ रही है। पिछले एक साल में सुधारों के नाम पर जो व्यवस्था थोपी, उसने कट्टरता, धार्मिक उन्माद और असहिष्णुता को खाद और पानी दिया। हालत ये हो गई है कि एक साल के भीतर भीतर लोग फिर से सड़कों पर निकल आए हैं। यानी जिस भीड़ तंत्र ने पिछले साल एक लोकतांत्रिक सरकार को रौंद कर यूनुस को सत्ता के शिखर पर बैठा दिया था, अब उसका मन इससे भी भर गया है। ये अपने नियमों और शर्तों पर देश को हाँकने के लिए फिर निकल पड़े हैं। इस भीड़ तंत्र का दानवीय चेहरा पहले भी दुनिया देख चुकी है, लेकिन सत्ता की लालच में यूनुस प्रशासन ने इस पर काबू पाने के बजाय इन्हें प्रोत्साहित करता रहा। नतीजा ये हुआ कि अब ये भीड़ एक बार फिर मारने मराने पर उतारू है और उसके निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है। मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीप चंद्र दास के खून के धब्बे अभी सूखे भी नहीं थे कि एक और हिंदू युवक को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। बुधवार रात 11 बजे पंगशा उपजिला के हौसुंडगांग पुराने बाजार में 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट की स्थानीय लोगों के एक समूह ने हत्या कर दी। गुनाहगारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के बजाय प्रशासन खुद अमृत मंडल को एक अपराधी बताकर घटना को डाउन प्ले करने में जुट गया है। पुलिस मामले को सांप्रदायिक नहीं मान रही है, बल्कि पैसे की वसूली का मामला बता रही है। भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी पैनी नजर है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ
2900 से अधिक हिंसक घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ रहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में स्वतंत्र, पारदर्शी, समावेशी और सहभागी चुनाव पर जोर दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है। इस बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के लिए यूनुस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार खास तौर पर गैर मुस्लिमों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार कर रही है। वहीं हिंदुओं के दमन के खिलाफ बांग्लादेश से लेकर भारत तक आक्रोश है। बुधवार को अमृत मंडल की हत्या के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू संगठन नेशनल हिंदू महाजोत ने ढाका के नेशनल प्रेस क्लब पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दीपू की हत्या की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार को भी भारत के कई शहरों में हिंसा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कोलकाता, वाराणसी, मिदनापुर, सियालदह समेत अन्य शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने संयुक्त राष्ट्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। तो बांग्लादेश पर भारी दबाव है, भारत भी दबाव डाल रहा है, दुनिया के कई देश दबाव डाल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे विशेष मेहमान अशोक सज्जनहार, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है? लगातार वहां पर अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, आपने ठीक कहा अपनी रिपोर्ट में, जो वहां पर हालात पिछले 1 साल 1.5 साल हो गया है। 5 अगस्त को शेख हसीना को वहां से अपने पद से हटाया गया था और करीब 8 अगस्त को 3-4 दिन बाद मोहम्मद यूनुस वहां पर आ गए थे। परंतु जब से वो आए हैं तब से वो हालात को काबू करने में बिल्कुल भी असमर्थ रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्ट्रीट वायलेंस हो, किसी के ऊपर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वहां पर पूरे देश की मांग है जो वहां पर इलेक्शन किए जाए। भारत भी यही चाहता है जो वहां पर जल्दी इलेक्शन हो, इंक्लूसिव इलेक्शन हो, सभी के हिस्से से वहां पर सबको मिलाकर इलेक्शन किया जाए। परंतु वो अभी तक नहीं कर पाए हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनके विरुद्ध जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है। भारत ने बहुत घोर चिंता जताई है इसमें, और ये हमको दबाव बनाकर रखना पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं और आगे चलते हुए नहीं हो। अशोक जी, हमने पूर्व में देखा है कि भारत की ओर से कुछ आर्थिक कदम भी उठाए गए थे जिसका बांग्लादेश पर काफी फर्क पड़ा, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो संभली नहीं। लगातार वहां से इस तरह की घटनाओं की खबरें लगातार आ रही हैं। पिछले 1 हफ्ते में ही हमने देखा कि किस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। भारत की ओर से कड़ी निंदा की गई है, पैनी नजर भारतीय विदेश मंत्रालय की बनी हुई है। आगे किस तरह से और दबाव बढ़ाया जा सकता है बांग्लादेश के ऊपर, अशोक जी? देखिए, भारत ने तो हमेशा यही कहा है जो हम अच्छे संबंध चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमारे बहुत ही पुराने उनके साथ संबंध हैं, सामरिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं। परंतु इसमें बांग्लादेश को अपना रास्ता सुधारना होगा। वहां पर जो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल इस्लाम के जो लोग हैं, जमात इस्लामी है, और जो वहां पर युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे वो स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स एक समय रहा करते होंगे, क्योंकि ये भी जो है, जो उस्मान हादी जिनकी मृत्यु की गए, या एक और जो वहां पर मारे गए हैं, वो करीब 40-42 साल के वो लोग थे। तो इतने वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो तो लेक्चरर्स थे, वहां से निकल चुके हैं। तो उन्होंने वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिस्ट तरीके से वो रेडिकल इस्लाम की तरफ से वहां पर जा रहे हैं। इससे हमको बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा, और ये हमने चेतावनी दी है बांग्लादेश को, जो वो अपने वहां पर शांति कायम रखें, शांति को वहां पर स्थिरता बनाए रखें,
तो यही उनके लिए और दोनों देशों के लिए फायदा होगा। और हमारे पास देखिए, हम कोई ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाना चाहते जब तक कि इसकी बिल्कुल जरूरत ना हो। और मेरे विचार से ये बांग्लादेश को समझना पड़ेगा। जो भारत बहुत बड़ा देश है, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश, 4000 से ज्यादा किलोमीटर का हमारा उसके साथ सीमा है। तो इसीलिए बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है। तो इतना वो प्रवोक करने का प्रयास नहीं करे। अभी तक यही किया जा रहा है। जो वहां पर एंटी लिबरेशन फोर्सेस हैं वो सामने आ गए हैं। परंतु जब इलेक्शन होते हैं, अगर फ्री फेयर इंक्लूसिव इलेक्शन अशोक जी, होते यहीं हैं, पर आपसे तो एक उससे सवाल बेहतर जानना हो सकता चाहेंगे। है। अशोक जी, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि इलेक्शन वो करवा रहे हैं, फरवरी की उनकी टाइमलाइन है, वो डिले होता है या नहीं होता है ये देखना होगा। लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो वहां पर एनसीपी, जमात और बीएनपी भी कहीं ना कहीं एक तरह से उसकी भी जो विचारधारा है वो कट्टर इस्लामिक विचारधारा है। आवामी लीग वहां पर चुनावों में भाग लेगी नहीं, उसको चुनाव से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में ये जो कट्टरपंथी हैं, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां पर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, ये क्या हालात सुधर पाएंगे वहां पर इलेक्शन के बाद भी? जी देखिए, वही भारत हमेशा कहता रहा है, जो हम चाहते हैं वहां पर इंक्लूसिव इलेक्शंस हो। वहां पर कोई भी, जैसे उन्होंने ये कहा है, जो अवामी लीग को वहां पर इसमें सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, तो ऐसे हालात वो ठीक नहीं रहेंगे। बीएनपी भी थोड़ा बहुत अपने को उसमें कॉर्नर समझती है, क्योंकि वो देख रही है मोहम्मद यूनुस, जमात इस्लामी और जो स्टूडेंट इस्लामिक फ्रंट है उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी उनके साथ, जमात के साथ इतना ज्यादा वो आगे जाना नहीं चाहती है। और अगर वैश्विक स्तर पर इन इलेक्शंस को क्रेडिबिलिटी मिलनी है, अगर इनको विश्वसनीयता मिलनी है, जो वो ठीक तरीके से इलेक्शन हुए हैं, तो फिर इतनी बड़ी पार्टी इस अवामी लीग, जो कि हमेशा से वो अग्रणी रही है वहां पर, उसको बाहर निकालकर आप क्रेडिबल इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से दबाव ये बना रहना चाहिए, जो ये इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए वहां पर, तभी उसकी क्रेडिबिलिटी बन पाएगी। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस एक पॉलिसी। अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। कौन है जो जोड़ो देश को, विकसित भारत का विकसित भारत। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की और आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है और इस बार निशाने पर रहा नाइजीरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमले किए हैं। नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट पर ईसाइयों पर अत्याचार और नरसंहार का आरोप है। नाइजीरिया की सरकार ने भी इस कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया। वहीं ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि नाइजीरिया में ऐसी सैन्य कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया, जिस पर पिछले कई महीनों से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी नजर थी, बार बार के आरोपों के बाद आखिरकार उन्होंने गुरुवार को आतंकी संगठन IS के ठिकानों पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का नाइजीरिया के ईसाइयों को IS द्वारा निशाना बनाकर बेरहमी से कत्ल करने का आरोप है। ट्रंप के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने कई सटीक हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। ट्रंप ने लिखा कि सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकियों को भी। अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रही तो आगे भी और आतंकी मारे जाएंगे। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमाएं पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड, उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुयाना की खाड़ी से लगती हैं। तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल अबूजा इसकी राजधानी है। उत्तर पूर्व में बोको हराम और उसके सहयोगी संगठन IS वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे आतंकी गुट सक्रिय हैं। ये हमले नौसेना के एक जहाज से दागी गई दर्जनों से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए। गिनी की खाड़ी से दागी गई ये मिसाइलें नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में IS के 2 ठिकानों पर गिरी। ये इलाका नाइजीरिया सीमा के पास स्थित है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ये कार्रवाई नाइजीरियाई सरकार के सहयोग से की गई है। वहीं नाइजीरियाई सरकार ने हमले को अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा बताया है। हमले से एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने नाइजीरिया को फिर से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया था। ये दर्जा उन देशों को दिया जाता है जहां धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन माने जाते हों। ट्रंप ने पहले कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही किया था, जिसे बाद में बाइडेन सरकार ने हटा दिया था। हालांकि नाइजीरिया सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। यहाँ करीब 22 करोड़ की आबादी है, जिसमें बड़ी संख्या ईसाई और मुसलमानों की है। आतंकी संगठनों के हमलों का शिकार दोनों समुदाय के लोग होते रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने पिछले महीने नाइजीरिया सरकार पर ईसाइयों के उत्पीड़न को रोक पाने में विफल रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईसाइयों पर हमले बंद नहीं होते हैं तो नाइजीरिया के सैन्य और आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी। साथ ही गन के साथ कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी। इसके अलावा देश के मध्य हिस्से में चरवाहों और किसानों के बीच जमीन और पानी को लेकर भी झड़पें होती रहती हैं, जिसमें धर्म और जातीय तनाव भी जुड़ा रहता है। उत्तर पश्चिमी इलाकों में फिरौती के लिए अपहरण करने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कट्टरपंथियों पर मौत बरसी है वहां पर नाइजीरिया के अंदर में। और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, अगर ये जो अमेरिका की ओर से नाइजीरिया में हमले किए गए हैं, इसको लेकर के हम आपसे चाहें कि आप इसका विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों के लिए कर दें। सबसे पहले जी देखिए, वहां पर ऐसे हम जो कट्टरपंथी हैं वो तो बहुत एक्टिव रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत समय से वहां पर, जैसे वो कहते हैं बोको हराम, वहां पर वो एक ऐसा कट्टरपंथी है, गुट है वहां पर, जो कि बहुत सारे बच्चों को और
स्कूल से ले जाकर उनको किडनैप कर देता है और बहुत देर तक उनके ऊपर बहुत यातनाएं करते हैं और बहुत वहां से उनसे पैसा लेकर ही उनको छोड़ता है। तो उनके ऊपर बहुत लोगों के ऊपर वहां पर बहुत यातनाएं होती रहती हैं और वहां पर ये बोको हराम और आईसिस बहुत एक्टिव हैं। परंतु इस प्रकार से एक तो केवल क्रिश्चियंस का कहना जो केवल क्रिश्चियंस के ऊपर ये यातनाएं हो रही है, ये शायद इतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मुसलमान हैं, उनके ऊपर भी बहुत यातनाएं होती हैं। और दूसरा, एक नाइजीरिया की सरकार को बिना अपने साथ मिलाए हुए वहां पर किसी और देश में जाकर वहां पर हमला करना, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को उसमें चैलेंज करना, वो तो ठीक नहीं है। परंतु फिर अगर ये बात मानी जाए जो उन दोनों की बात हुई है, अमेरिका की जो वॉर डिपार्टमेंट है और नाइजीरिया के जो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट है, उन दोनों ने मिलकर इसमें काम किया है, तो ये ठीक हो सकता है। नहीं, नाइजीरिया का कहना है कि उन्होंने इंटेल साझा किया था इनके साथ। जी, वही वो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन साझा की थी। परंतु अगर आप रिपोर्ट देखें, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कहा था, उन्होंने इतनी आलोचना की थी, इतनी निंदा की थी, इतनी भर्त्सना की थी ये नाइजीरिया की सरकार की, जो वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। उनका कहने का ये था जो यातनाएं हो रही हैं क्रिश्चियंस के ऊपर, ये उनके सरकार के कहने पर हो रही हैं। पहले उनका कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिए थे, अब है जो आईसिस के ऊपर वो इतना हमला कर रहे हैं। परंतु देखिए, दूसरी बात इसमें एक और भी ये हो सकती है, जो जब आप ऐसे आक्रमण करते हैं तो वो केवल आतंकी हैं, उनके ऊपर आक्रमण नहीं होता है, जो वहां पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, आम जनता है, उनके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और कहीं ये हाथ से बाहर निकल जाए, अमेरिका को फिर से वहां पर इन्वॉल्व होना पड़े, एक और एरिया खुल जाए, तो उसमें दिक्कतें बहुत आ सकती हैं। अशोक जी, संक्षेप में बताइएगा टाइमिंग को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे ये हमले करना, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वो अपना ये उनका नैरेटिव जो है राष्ट्रपति ट्रंप का और उनकी जो वॉर डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, उनका नैरेटिव ये है जो हम वहां पर क्रिश्चियंस को बचा रहे हैं। तो अगर क्रिसमस का मौका है, तो इससे अच्छा तो कोई मौका हो नहीं सकता जो आप क्रिश्चियंस को वहां पर बचाएं। तो ये तो एक अपने में संदेश जाएगा जो ये क्रिश्चियंस की सुरक्षा करने के लिए पूरे विश्व में ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। यहाँ पर हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, 0 एमिशन, शांत और आधुनिक CCTV, GPS और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती हैं स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा
ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को यूएस दूत स्टीव विटकोफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से फोन पर बात की, जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष समाप्त करने पर चर्चा की गई। जेलेंस्की ने कहा कि दोनों पक्षों के पास स्थायी शांति के लिए अच्छे विचार हैं और यूक्रेन दिन रात इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। ये ताज़ा घटनाक्रम जेलेंस्की द्वारा हाल ही में 20 सूत्रीय शांति योजना का मसौदा पेश करने के बाद आया है, जिस पर अमेरिकी और यूक्रेनी वार्ताकारों ने सहमति जताई थी और जिसकी समीक्षा रूस द्वारा की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि रूसी सशस्त्र बलों ने दोनेत्स्क क्षेत्र में एक और बस्ती सबियातो प्रोकोप्स पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा रूसी हवाई बलों, ड्रोन और मिसाइलों ने यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ऊर्जा सुविधाओं पर 142 हमले किए। दूसरी ओर यूक्रेनी सेना ने रूस के दक्षिण बंदरगाह तेमरियुक पर ड्रोन हमले किए, जिससे 2 तेल भंडार टैंकों में आग लग गई। म्यांमार में सैन्य शासन ने 28 दिसंबर रविवार को पहले चरण के चुनाव की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना है। ये चुनाव एक भयंकर गृह युद्ध के बीच होंगे, जो 2021 के तख्तापलट के कारण शुरू हुआ था। ये चुनाव 3 चरणों में होंगे, जिसमें 202 शहरों में मतदान होगा। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इन चुनाव की आलोचना की, जिसे सेना ने बल प्रयोग और दमन के तहत कराया है। दक्षिण कोरिया के विशेष अभियोजक ने शुक्रवार 26 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति यू सुक योल के खिलाफ 10 साल की सजा की मांग की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जनवरी में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए राष्ट्रपति आवास में खुद को बंद कर लिया था। विशेष अभियोजक का आरोप है कि पूर्व राष्ट्रपति ने जांचकर्ताओं की गिरफ्तारी प्रयासों को विफल करने की कोशिश की थी। न्यायालय 16 जनवरी को इस मामले पर अपना निर्णय सुनाने की योजना बना रहा है। जापान के नागरिकों ने टोक्यो और लिबरल खबर के प्रायोजक